घोसी उपचुनाव में सांप के बाद अब गुंडे माफियाओं की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम चुनावी मैदान में उतर आए हैं और निशाने पर अखिलेश यादव हैं। क्योंकि घोसी में मुकाबला भले ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच हो, लेकिन कोशिश 2024 में संदेश देने की भी है। और इसी को लेकर तमाम बीजेपी के नेता एक के बाद एक हमलावर भी हो रहे हैं। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव कोबरा सांप की तरह जहर उगलते हैं और कोई पिछड़ी जाति से बड़ा हो जाए तो सहन नहीं कर पाते। ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी गुंडों माफियाओं की पार्टी है, सपा का विकास से कोई लेना देना नहीं है। वहीं एके शर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल परिवारवाद की पार्टी है, सिर्फ अपने परिवार के विकास के बारे में ही सोचती है। तो वहीं संजय निषाद ने कहा कि आने वाले समय में इनकी असलियत भी सामने आ जाएगी, वो असलियत दिखाएंगे और समाजवादी पार्टी का 2024 में हश्र 0 सन्नाटा होने वाला है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट की कैसे घोसी का घमासान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। घोसी के रण में जैसे ही सांप के बाद गुंडे माफियाओं की एंट्री हुई, जुबानी संग्राम छिड़ गया। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम अखिलेश पर हमलावर हैं और बार बार अखिलेश को आईना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं पहले और अब के उत्तर प्रदेश में क्या फर्क है। समझा रहे हैं 2017 के पहले और 2017 के बाद वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है। और जब ये तस्वीर जुबानी हमलों से साफ होने लगी तो घोसी में घमासान मच गया। आज समाजवादी पार्टी की छटपटाहट का कारण क्या है कि उनसे सब दूर चला जा रहा है। सैफई खानदान के अलावा लगता है कोई और है ही नहीं। कोई भी पिछड़ी जाति से अगर बड़ा हो जाए तो सहन नहीं होता। कोई गरीबों के बीच में आगे बढ़ जाए तो उसके खिलाफ ऐसा अभियान जहर उगलते हैं, शायद कोबरा नाग को ऐसा जहर नहीं उगलता होगा। आज तक एक भी दंगा हमारे स्टेट में नहीं हुआ है। एक भी आपको गुंडा माफिया सड़क पर घूमता नहीं मिलेगा, जबकि यही आजमगढ़ मऊ की सड़कें गुंडों से, अपराधियों से भरी रहती थीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम किया। घोसी की जनता कभी भी इन गुंडों को समर्थन करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल घोसी में इन दिनों काफी सियासी हलचल दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस चुनाव में हुंकार भर रहे हैं। एक दिन पहले केशव मौर्य ने दारा सिंह चौहान के समर्थन में वोट मांगा, तो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जमीन पर उतर गए और निशाने पर अखिलेश यादव रहे। साथ ही एनडीए के तमाम सहयोगी दल भी इस चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव को चुनाव के तरीके भारतीय जनता पार्टी देखती है और पूरी मजबूती के साथ भाजपा वहाँ चुनाव लड़ रही है और हम ये कह सकते हैं कि भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। और चूँकि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी पहले हमारी पार्टी में थे और बाद में वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, तो थोड़ी बहुत हलचल थी, लेकिन कार्यकर्ता सब पूरी तरह से लग गया है। और घोसी उपचुनाव में जाति धर्म के साथ ही विकास के मुद्दे हावी हैं। बीजेपी विकास की बात कर रही है तो समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण को सेट करने पर जोर दे रही है। और यही वजह है कि इस चुनाव की सुगबुगाहट अब 2024 के रण में भी सुनाई देने वाली है, क्योंकि घोसी जीत से 24 में संदेश देने का मकसद है। विकास के दम पर इस उपचुनाव में बीजेपी है, गठबंधन साथी की एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है। यूपी में जातीय समीकरण की भी परीक्षा है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता इन दिनों घोसी के रण में दम दिखा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक अपनी रणनीति भी साफ नहीं कर पाई है, बावजूद इसके दावा जीत का किया जा रहा है। ये कोई अज्ञानी झूठा टाइप का व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, क्योंकि दिल्ली में 9 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश में 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है। तो 7 साल में गरीबी और बेरोजगारी क्यों नहीं दूर कर दिए? गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की लगातार संख्या बढ़ रही है, लगातार अमीर और गरीब के बीच में दूरी बढ़ रही है। तो ये आंकड़े सब फर्जी हैं, और फर्जी हैं तो किसके फर्जी हैं? भारत सरकार तो भाजपा की ही है। तो इसलिए केशव मौर्य जी को पता नहीं है, कुछ ज्ञान व्यान नहीं है। दरअसल बीजेपी घोसी उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि इसी चुनाव से एनडीए और इंडिया गठबंधन की मजबूती का पता लग सकता है
और यही कारण है कि जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब तक अपने प्रत्याशी के समर्थन में मैदान में नहीं उतरे, तो वहीं बीजेपी ने पूरे कुनबे को जमीन पर उतार दिया है। खैर, घोसी के परिणाम जो भी हों, लेकिन जुबानी जंग से पता चल रहा है कि ये सीट दोनों दलों के लिए कितना अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विवादित बयान की पहचान रखने वाले स्वामी मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया और माहौल को गर्म कर दिया है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। स्वामी मौर्य ने कहा, हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। साथ ही यह भी कहा कि ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म कह रहे हैं लोग और धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की साजिश है। स्वामी मौर्य ने आगे कहा कि समाज में ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है, सारी विषमताओं का कारण ही ब्राह्मणवाद है। और इसी विवादित बयान पर अब संग्राम छिड़ा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर कई बार बवाल हो चुका है। अगर स्वामी मौर्य के विवादित बयानों की फहरिस्त पर नजर डालें तो उन्होंने कहा था कि मानस के कुछ चौपाइयां या पूरी पुस्तक बैन कर देनी चाहिए। मानस में दलितों और पिछड़ों को अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा था कि गेरुआ कपड़ों में साधु और संत आतंकवादी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जाति धर्म पर भेदभाव से धर्मांतरण हो रहा है और हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी बोलते हैं समाज में जहर घोलते हैं। इसी पर आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान। ये धर्म के आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रबंधित करने की हमने मांग की है। फिर संतों के लिए जहरीली जुबान। स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अब हिंदू आस्था पर सियासी बाण। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये पहचान है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। जब बोलते हैं सनातन धर्म पर चोट करते हैं, जब मुद्दा उठाते हैं धर्म ग्रंथ, धार्मिक स्थल पर जहर उगलते हैं। और एक बार फिर स्वामी मौर्य ने कुछ ऐसा बोला जिससे माहौल फिर से गर्म है। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म सिर्फ धोखा है। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहना एक साजिश है, जिस पर साधु संतों ने आपत्ति दर्ज करवाई। यज्ञ अनुष्ठान करे, हवन और पूजा करे, ये सब कार्य जिसमें हो वो है सबके सब हिंदू हैं। ये करने वाले जितने हैं सब हिंदू हैं। तो हिंदू का व्याख्या जो है वो इसी रूप से किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो तो उटपटांग बोलता चला आ रहा है। और इसलिए कि जब हम निरादर कर देंगे अन्य वर्णों का, जैसे बिना बेबाक जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर उठाएंगे, कभी हिंदू धर्म पे उठाएंगे, कहीं सनातन संस्कृति पे उठाएंगे। इसके बाद भी सब कुछ करने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्राभिषेक कर रहे हैं और वो सनातन और हिंदू पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा संज्ञान में लेकर के और ऐसे व्यक्ति का बयान वास्तव में सुनने योग्य ही नहीं है। हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का बयान न तो सुने और ऐसे बयान को मैंने सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए।
स्वामी मौर्य को आपत्ति ज्ञानवापी के सर्वे से हुई। स्वामी मौर्य को आपत्ति है रामचरितमानस से, लेकिन पूरे हिंदू समाज से क्या आपत्ति जो सनातन धर्म पर ही चोट कर दी, जिस पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को विवादित बयान देने के लिए चिताया जा रहा है। देखो, विपक्ष जो है ना मानसिक रूप से खोखला हो चुका है। उसकी इतनी संकुचित विचारधाराएं पहले से ही रही हैं, इसीलिए जनता ने उनको कहां पहुंचा दिया ये आप देख रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा भी है तो जब वो दिन दूर नहीं है कि इनका अस्तित्व बिल्कुल धूल में मिल जाएगा। जो धर्म के खिलाफ बोलने वाले का अधर्मी कहा जाता है और उसके बाद जो है अब उसी की वजह से तो जूता गिर रहा होगा। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में इनके बाप ने भी एडमिशन कराया होगा, माननीय जो बोल रहे हैं, तो उसमें धर्म के कॉलम में क्या लिखा होगा। यानी पहले रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद माहौल खराब करने वाले स्वामी मौर्य एक बार फिर उसी पैटर्न पर विवाद को जन्म दे रहे हैं, जिससे खास धर्म के लोगों को साधा जा सके और अखिलेश यादव के MY समीकरण को और पुख्ता किया जा सके। इसके लिए सनातन धर्म पर टिप्पणी से भी नहीं चूक रहे। खैर, स्वामी हैं कि मानते नहीं, लेकिन इतने ज्वलंत मुद्दे पर टिप्पणी उनकी पार्टी की सेहत के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि अब साधु संतों ने स्वामी मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी को भी नसीहत दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी खेमे में भले ही चेहरे पर तकरार हो, लेकिन अब कोशिश और भी छोटे छोटे दलों को साथ लाने की हो रही है और इसकी तस्वीर मुंबई में होने वाली बैठक में साफ हो जाएगी। हालांकि विपक्षी गठबंधन की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसकी लिस्ट भी सामने आ गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 31 अगस्त को होने वाली बैठक में गठबंधन का चेयरमैन और संयोजक बनाने पर चर्चा होगी और साथ ही सितंबर में विपक्ष के दिग्गजों की साझा रैलियां भी प्रस्तावित हो सकती हैं। इसका भी प्लान तैयार कर लिया गया है। साथ ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं 450 सीटों पर गठबंधन से सिंगल उम्मीदवार होंगे। इस बार भी फाइनल मुहर लगाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि मायावती को साथ लाने की कोशिश पर भी चर्चा होगी। इतना ही नहीं, दूसरे छोटे छोटे दलों को भी साथ लाने की कोशिश हो सकती है। और अब आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रणनीति के पीछे विपक्ष के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे। मुंबई में मोदी के खिलाफ एक बार फिर विपक्ष एकजुट हो रहा है। दावा है 26 दलों से ज्यादा दल इस बार मीटिंग का हिस्सा होंगे, लेकिन इन दावों के बीच लड़ाई चेहरों की है, संयोजक की है। नीतीश कुमार न तो विपक्ष से PM फेस की तस्वीर साफ कर रहे हैं और न ही संयोजक बनने की बात कबूल रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है या फिर विपक्षी एकजुटता में कंफ्यूजन है? इसी पर बीजेपी ने हमला बोला है। वे अपने अस्तित्व राजनीतिक उनकी कहीं न कहीं वजूद बना रहे हैं, वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी देश का वजूद और महत्व दुनिया में कैसे आगे बढ़े उसके प्रयत्न कर रहे हैं। दरअसल मुंबई में 31 जुलाई को विपक्ष के गठबंधन इंडिया की तीसरी मीटिंग है। ये मीटिंग राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि एकता की दिशा में ये मीटिंग मेक या ब्रेक मोमेंट होगी। मीटिंग को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पटना और बेंगलुरु में हुई मीटिंग में 2024 आम चुनाव साथ लड़ने पर नीतिगत सहमति की मंशा तो व्यक्त की गई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई बड़ा फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में इस मीटिंग में क्या ठोस नतीजे सामने आते हैं, इससे गठबंधन की गंभीरता का एहसास होगा। ठीक उलट, अगर इंडिया गठबंधन को इस मीटिंग में पेंडिंग फैसले लेने में गतिरोध का सामना करना पड़ा और आपसी सहमति नहीं बना सकी, तो इसका नकारात्मक संदेश जाएगा। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से न बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। आप जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के दो बड़े चेहरे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक बार फिर विपक्षी गठबंधन की मीटिंग का हिस्सा होने वाले हैं, जिसकी तस्वीर जयंत चौधरी ने ही साफ की है। यानी जयंत चौधरी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर भी ब्रेक लग चुका है। Next meeting is going to be deliberating on the details, on things that can be thrashed out, and there of course there will be some issues that need to be discussed
at length, minutely at this point of time, which is what is the structure that we are going to go ahead with. वैसे तो बात एकजुटता की हो रही है, लेकिन विपक्ष के सामने कई चुनौतियां हैं जिससे पार पाना कठिन साबित हो सकता है। सीट शेयरिंग, कितने राजनीतिक दल सहमत होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बयानबाजी, ममता बनर्जी बनाम कांग्रेस या केजरीवाल बनाम कांग्रेस, कई मिसालें हैं। विधानसभा चुनाव, क्या सभी एकजुट होकर कांग्रेस का साथ देगी? मतलब साफ है, बात भले ही पहले से ज्यादा दलों को साथ लाने की हो रही हो, लेकिन क्या केजरीवाल विधानसभा चुनाव वाले राज्यों से अलग होंगे? क्या समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी? इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या गठबंधन में मायावती शामिल होंगी? इन सवालों से भी विपक्ष का भविष्य तराशा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात रोजगार की कर लेते हैं। दरअसल पीएम मोदी रोजगार मेले के तहत युवाओं को लगातार नौकरी दे रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया और तमाम राज्यों को यूपी से सीखने का संदेश भी दे दिया। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में पहले गुंडे माफियाओं की दहशत थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो चुका हुआ है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के शासन से लोगों में विश्वास बढ़ रहा है और यही वजह है कि अपराध का कम हुआ ग्राफ ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब निवेश तेजी से बढ़ने लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में अपराध की घटनाएं हैं, वहां निवेश उतना ही कम मिल रहा है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। युवाओं को और क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, बेहतर कानून और वक्त पर रोजगार, जिसके लिए केंद्र और यूपी सरकार अपनी योजनाओं को लगातार धार दे रही है और देश के युवाओं का उद्धार कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर मिशन रिक्रूटमेंट के तहत पीएम मोदी ने 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे और बधाई भी दी। अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी पहले विकास के मामले में काफी पीछे था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने ये भी साफ कर दिया है कि जहां कानून का राज है, वहीं निवेश का बाजार है। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है, वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। सारे रोजी रोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मौका भले ही रोजगार मेले का हो, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से सीएम योगी की तारीफ सुर्खियों में आ गई और फिर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय रोजगार मेला के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समर्थ युवा विकसित भारत के संकल्प को साकार करते इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। दरअसल उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार की बात हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर
जनता के प्रति समर्पण का भाव हो। हर मुद्दे पर सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल सका। और वक्त वक्त पर युवाओं को रोजगार भी इसी का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन चंद्रयान की सफलता के बाद अब भारत ने सूर्य की ओर कदम बढ़ा दिया है। सूर्य की स्टडी के लिए इसरो मिशन आदित्य L1 को बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहा है। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से 2 सितंबर को मिशन लॉन्च किया जाएगा। क्या है इसकी खासियत? सूर्य की कितनी दूरी तक जा पाएगा आदित्य और किन चीजों की तलाश कर पाएगा, आपको इस पर एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। चांद पर तिरंगा फहराने के बाद अब इसरो मिशन सूर्य की ओर कदम बढ़ा चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। 2 सितंबर को लॉन्च होगा आदित्य L1 मिशन। 11:50 पर लॉन्च होगा मिशन। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से होगा लॉन्च। सूर्य पर जाने वाला आदित्य L1 भारत का पहला मिशन होगा जो सूर्य की स्टडी करेगा। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर घूमेगा। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर होगा। चंद्रमा की दूरी से 4 गुना दूर जाएगा आदित्य L1। दरअसल हेलो ऑर्बिट वो जगह है जहां सैटेलाइट को अत्यधिक स्थिर किया जा सकता है। हेलो ऑर्बिट में घूमने से लैग्रेंज पॉइंट 1 से स्टडी करेगा आदित्य L1। इस पॉइंट से सूर्य को हमेशा देखा जा सकता है। इस पॉइंट पर ग्रहण का असर नहीं होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर्स का इस्तेमाल कर प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों का निरीक्षण करेगा, जिसके लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड लगे होंगे। 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे। 3 पेलोड लैग्रेंज पॉइंट पर कणों का स्टडी करेंगे। कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों का पता चलेगा। आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने से भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर अपना परचम लहराएगा। इसके लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है। इस मिशन से सूर्य के बाहरी वायुमंडल की गतिशीलता का अध्ययन होगा। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन होगा। इन सीटू कण और प्लाज्मा वातावरण का अध्ययन होगा। सौर कोरोना के तापन तंत्र का भी अध्ययन किया जाएगा। कोरोनल तापमान, वेग और घनत्व का भी अध्ययन किया जाएगा। सौर विस्फोट की घटनाओं का भी इसके जरिए अध्ययन किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी अच्छी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।